स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए बेटा, हम लेसन 2 जीवों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे और जो हमारा टॉपिक था वो था वर्गीकरण पद्धति। इसमें हमने द्विजगत पद्धति, चतुर्जगत पद्धति, त्रिजगत पद्धति इनका अध्ययन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचजगत वर्गीकरण पद्धति। देखिए, पंचजगत वर्गीकरण पद्धति पर इसका जो प्रतिपादक थे वो थे आर.एच. विटेकर। इन्होंने 1969 में पंचजगत वर्गीकरण पद्धति का प्रतिपादन किया था और इन्होंने जीवों की विभिन्न संरचनाओं को आधार मान करके जीवों को 5 वर्गों में क्या किया था, वर्गीकृत किया था। अब ये कौन कौन से उन्होंने मूल आधार माने थे अपने वर्गीकरण के। इन्होंने पहला आधार माना था कोशिका की संरचना। किसको माना था? कोशिका की संरचना को। दूसरा आधार माना इन्होंने पोषण विधि। तीसरा आधार माना इन्होंने एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय संरचना, अर्थात कोशिका का संगठन किस प्रकार का है, इसको क्या माना था, इन्होंने आधार माना था। और इनको ही आधार मान करके इन्होंने जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत कर दिया? 5 जगतों में। अब ये 5 जगत कौन कौन से थे, यहाँ पर देखो। पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और 5वां कौन सा है? जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और जंतु, इनमें चतुर्जगत पद्धति में हम पढ़ चुके थे कि चतुर्जगत पद्धति को भी 4 जगतों में बांटा गया था। तो वहां ये 4 जगत थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और जंतु। लेकिन यहाँ पर आर.एच. विटेकर ने एक जगत और बनाया जिसका नाम क्या है? कवक। तो कुल मिलाकर के कितने जगत हो गए? 5 हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। और ये जो वर्गीकरण था ये हर बात से सटीक बैठता था, इस कारण से इस वर्गीकरण को वर्तमान में भी क्या दी गई है? मान्यता दी गई है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो आर.एच. विटेकर है उन्होंने कितने जगतों में बांट लिया संपूर्ण जीव जगत को? 5 में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं कि किस आधार पर इन्होंने जो संपूर्ण जीव जगत है उनको 5 जगतों में विभाजित किया। पहला आता है कोशिका संरचना। कोशिका संरचना, जब हमने कोशिका की संरचना पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि जो कोशिका है ये मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है और दूसरी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका उस कोशिका को कहा जाता है जिसकी की केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार की कोशिका को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और वह कोशिका जिसके केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ पर जो पहला आधार माना था वर्गीकरण का वो क्या माना है? कोशिका की संरचना। अब कोशिका की संरचना, तो जो मोनेरा वर्ग था उसमें उन जीवों को रखा जिनकी की कोशिका कैसी थी? प्रोकैरियोटिक थी, अर्थात इनके केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली का क्या था? अभाव था। बाकी के जितने भी वर्ग थे उनमें हमने किसको रखा? यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को रखा। जैसे प्रोटिस्टा था, इसमें भी यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को रखा। कवक में भी यूकैरियोटिक वाले जीवों को रख दिया, पादप में भी यूकैरियोटिक वाले जीवों को रख दिया और जंतु में भी यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को रख दिया। अब आप कहोगे कि भाई इसमें तो प्रोकैरियोटिक में रख दिया, इसमें सबको यूकैरियोटिक में रख दिया, तो विभेद कहाँ हो गया? तो इसी विभेद को कम दूर करने के लिए उन्होंने अगला जो आधार माना वो क्या माना? शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन के आधार पर जो कोशिका होती है इसके आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं एक कोश के जीव और दूसरे होते हैं बहुकोश के जीव। एक कोश के जीव उन जीवों को कहा जाता है जिनका कि शरीर केवल एक कोशिका से क्या होता है? निर्मित होता है। जबकि बहुकोश के जीव उन जीवों को कहा जाता है जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बना होता है, अर्थात इनमें कोशिका होती है, इसमें लगातार विभाजन होता रहता है। और जब विभाजन होता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16, 32 अप टू ऐसे बहुत सारी कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता रहता है। और जैसे जैसे संख्या कोशिका की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे जीव के शरीर में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो सेकंड आधार इन्होंने किसको माना है? शारीरिक संगठन को। तो जितने एक कोश के जीव थे उनको किस में रख दिया? मोनेरा में रख दिया। प्रोकैरियोटिक एक कोश के जीव, यानी कि ऐसे जीव जो एक कोशिका वाले भी हैं और जिनके केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली का क्या है? अभाव है, तो उन जीवों को किस में रख दिया? मोनेरा में रख दिया। वे जीव जो एक कोश के तो हैं लेकिन जिनके केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जा रही है अर्थात यूकैरियोटिक है, उनको किस में रख दिया? प्रोटिस्टा में रख दिया। वे जीव जो बहुकोशिकीय अर्थात जिनका जीव शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना है उसको किस में रखा? कवक में रखा। पादप
में भी बहुकोशिकीय जीवों को रखा और जंतु में भी बहुकोशिकीय जीवों को रखा। तो भाई यहाँ तक तो चलो ठीक है कि भाई मोनेरा को एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक को रख दिया और प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को रख दिया, लेकिन ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो इन तीनों वर्गों में फिर से समान हो गए। तो अब इनमें कैसे विभेद किया जाए कि भाई ये भी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है, पादप है ये भी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है और जंतु भी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है। तो अब इनमें भी तो कोई ना कोई ऐसी चीज मानेंगे ना कि जिसकी आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया जा सके। तो तीसरा संगठन इन्होंने आधार किसको माना? पोषण की विधि को। किसको माना है? पोषण की विधि को। अब यहाँ पर देखो मोनेरा में जिन जीवों को रखा गया था, अब मोनेरा में किसको रखा? जैसे कि जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, नीलहरी शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी इनको कहते हैं, तो उनको किस में रखा गया था? मोनेरा में रखा गया था। तो मोनेरा में जिन जीवों को रखा गया था, जैसे जीवाणुओं को रखा, तो कुछ जीवाणु तो ऐसे होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। जैसे कि कोई किसी के शरीर में चला गया, अब वो अपना भोजन स्वयं बनाएगा क्या? वो दूसरे के शरीर से भोजन को क्या करेगा? शकिंग करेगा, अवशोषित करेगा वहां से, तो वो कैसा हो गया? परपोषित हो गया। लेकिन कुछ जीवाणु नीलहरी शैवाल वगैरह कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपना भोजन कैसे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। तो अर्थात जीवाणु स्वयंपोषी भी है और कैसा है? परपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं उनको तो हम क्या कहेंगे? स्वयंपोषी कहेंगे, और जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर है उन्हें हम क्या कहेंगे? परपोषी। तो मोनेरा में उन जीवों को रखा गया जो स्वयंपोषी भी थे और परपोषी भी थे। नेक्स्ट आता है प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में भी किसको रखा? भाई ये स्वयंपोषी भी थे और परपोषी भी थे, जैसे कि युग्लिना है। अब जो युग्लिना है इसको पादप और जंतु जगत की क्या कहा जाता है? योजक कड़ी कहा जाता है। अर्थात इसमें कुछ लक्षण तो पादपों के होते हैं और कुछ लक्षण किसके होते हैं? जंतुओं के होते हैं। अब पादप के समान इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण ये अपना भोजन कैसे बना रहा है? स्वयं बना रहा है। तो स्वयं बना रहा है तो प्रोटिस्टा कैसे हो गए? स्वयंपोषी हो गए। जबकि जैसे डाइटम्स वगैरह है तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, समुद्रों में रहते हैं, समुद्र की तली में रहते हैं। तो ऐसे जीव किसी दूसरे जीव पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो ये कैसे हो गए? परपोषी हो गए। तो प्रोटिस्टा में भी किसको रख दिया? स्वयंपोषी और परपोषी को रख दिया। जो कवक थे इनके अंदर क्लोरोफिल का हमेशा क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है, और अभाव पाए जाने के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे तो ये किसी दूसरे जीव पर क्या होंगे? निर्भर होंगे। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा, ये परपोषी तो है लेकिन कैसे है? अवशोषी। परपोषी तो है लेकिन कैसे है? अवशोषी। अवशोषी से मतलब कि जो कवक होते हैं ये एक विशेष प्रकार के पाचक एंजाइमों का सिक्रेशन करते हैं, अपने शरीर से बाहर विशेष प्रकार के पाचक एंजाइमों का श्रवण करते हैं। ये सड़े गले पदार्थों पर रहता है। जैसे कोई भी वस्तु सड़ जाती है तो उसके ऊपर जो कवक होते हैं वो क्या करते हैं? अपना जाल बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा रोटी वगैरह होती है बरसात के मौसम में, अचार वगैरह है, तो इनके ऊपर फफूंदी बन जाती है, व्हाइट व्हाइट सी फंगस जम जाता है। तो वो जो फंगस जम रहा है वो क्या है? कवक ही तो है। तो ये कवक क्या करते हैं? एक जाल नुमा आवरण का निर्माण कर लेते हैं। उस जाल को कहते हैं माइसीलियम। क्या कहते हैं इसको? यानी बहुत सारे कवक तंतु आपस में फंस जाते हैं और फंस करके एक जाल जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। तो ये जो कवक है ये क्या करते हैं? विशेष प्रकार के पाचक एंजाइम को शरीर से बाहर सिक्रेट करते हैं, और सिक्रेट करके उस सड़ी गली वस्तु का क्या कर देते हैं? पाचन कर देते हैं, बिल्कुल। और पाचन करने के पश्चात वहां से जो पचित भोजन है उसका ये क्या कर रहे हैं? अवशोषण कर रहे हैं। तो भाई है तो परपोषी लेकिन कैसे है? अवशोषी, यानी कि भोजन का क्या कर रहे हैं? ये अवशोषण कर रहे हैं। इसके बाद पादप है, ये कैसे हो गए? स्वयंपोषी। स्वयंपोषी का मतलब वे जीव जो अपना भोजन कैसे बनाते हो? स्वयं बनाते हो। पादपों के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं, और इसी कारण इनको हम क्या कह रहे हैं? स्वयंपोषी। नेक्स्ट आते हैं जंतु। जंतु कैसे हो गए? परपोषी। अब इनके जंतुओं के अंदर भी क्या होता है? क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। अब क्लोरोफिल जब एब्सेंट है तो ये अपना भोजन स्वयं न बना करके कैसे बनाएंगे? किसी दूसरे जीव पर क्या रहेंगे? निर्भर रहेंगे। लेकिन यहाँ देखो बेटा, कवक थे ये भी परपोषी थे, लेकिन हमने इनको क्या कहा? अवशोषी। जंतु है ये भी परपोषी है, लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब ये विशेष प्रकार के कोई पाचक एंजाइम को शरीर से बाहर सिक्रेट नहीं कर रहे, बल्कि भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, मुंह के अंदर ग्रहण करते हैं, उसे चबाते हैं,
उसे काटते हैं और फिर उसका शरीर के अंदर जाकर के क्या होता है, डाइजेशन होता है। और डाइजेशन होने के पश्चात जो पचित भोजन है वो ब्लड के माध्यम से शरीर के प्रत्येक अंगों में क्या करता है, गमन करता है। जिस शरीर में हर अंग में उसकी क्या होती है, आपूर्ति होती है। तो इस तरीके से जंतु है तो कैसे, परपोषी, लेकिन भोजन का अवशोषण ना करके क्या कर रहे हैं, उसका अंतर्ग्रहण कर रहे हैं। तो इस तरीके से जीवों का क्या किया गया है यहाँ पर, वर्गीकरण। अगला देखो, फोर्थ आता है पारिस्थितिक भूमिका। अब पारिस्थितिक भूमिका से मतलब क्या है, देखिए बेटा हमने जीवों को तीन उसमें बांट रखा है। एक होते उत्पादक, एक होते, दूसरे होते उपभोक्ता और तीसरे होते अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक वो होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, स्वयं करते हैं। अब उत्पादक कौन हो सकते हैं, भाई जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो उत्पादक है, अपना भोजन स्वयं बनाएगा। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के अंदर क्लोरोफिल होने के कारण ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता कौन होंगे, उपभोक्ता वो होंगे जो कि किसी दूसरे जीव को भोजन के रूप में क्या करते हो, ग्रहण करते हो। जैसे मनुष्य, मनुष्य भोजन स्वयं नहीं बनाता बल्कि पेड़ पौधों से या अन्य जंतु को खा करके क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया। अपघटक कौन से होंगे, अपघटक वो होंगे जो कि सड़ी गली वस्तुओं पर रहते हैं और उनका क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं, अर्थात उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, अपघटक कहलाएंगे। तो इस तरीके से पारिस्थितिक भूमिका के आधार पर कितने हो गए, तीन प्रकार के, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, मोनेरा होते हैं ये अपघटक भी है और उत्पादक भी है। उत्पादक जो है मैंने कहा था कि ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण ये अपना भोजन कैसे बनाती है, स्वयं बनाती है। तो जब स्वयं बना रही है तो कैसी हो गई, उत्पादक हो गई। अपघटक, अब आपने देखा होगा जैसे कोई भी सड़ी गली वस्तु है उसके अंदर जीवाणु पनप जाते हैं, आप गोबर कहीं पर ढेर लगा दीजिए, कुछ समय पश्चात अगर आप गोबर की जो आकृति आपने एक दिन पहले ताजा की देखी थी, थोड़े दिनों बाद उसकी आकृति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर विभिन्न प्रकार के मेथेनोजेंस का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और मेथेनोजेंस वो जीवाणु होते हैं जो कि मेथेन गैस का क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। तो गोबर की संरचना बिल्कुल कैसी हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी और वहां पर व्हाइट या ब्लैक कलर के बहुत सारे जीवाणु क्या हो जाते हैं, पनप जाते हैं। तो इस तरीके से वो उसका क्या कर रहे हैं, अपघटन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका अपघटन कर रहे हैं। तो इस आधार पर मोनेरा पारिस्थितिक भूमिका के आधार पर कैसे हो गए, अपघटक भी हो गए और उत्पादक भी हो गए। प्रोटिस्टा उत्पादक है, मैंने यूग्लिना बताया था कि अपना भोजन कैसे बना रहा है, स्वयं बना रहा है, तो यानी उत्पादक भी है। और कैसे है, उपभोक्ता, उपभोक्ता से मतलब किसी दूसरे जीव से भोजन को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। कवक क्या है, कवक हमेशा ही अपघटक होते हैं, ये ना तो उत्पादक होते हैं ना ही कैसे होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। हमेशा कवक सड़ी गली वस्तु पर रहते हैं और सड़ी गली वस्तु पर पाचक एंजाइमों को सिक्रेट करके उनको क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। तो इस तरीके से कैसे हो गए, अपघटक हो गए। पादप, इनके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित है, तो क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण अपना भोजन कैसे बना रहे हैं, स्वयं बना रहे हैं, तो इस कारण से पादप कैसे हो गए, उत्पादक हो गए। और जंतु उपभोक्ता, अर्थात ये अपने भोजन के लिए हमेशा किसी दूसरे जीव पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो इन चार लक्षणों को मूल आधार मान करके जो विटेकर थे उन्होंने संपूर्ण जीव जगत को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया था, 5 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पंच जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दी थी, तो किसने दी थी, आर.एच. विटेकर ने। इसकी जो सन है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सन पे ही आ जाता है, कब की थी, तो कब की थी, 1969 में। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर.एच. विटेकर ने किन लक्षणों को आधार मान करके जो वर्गीकरण किया था जीवों का, तो किन लक्षणों को आधार माना था। पहला है कोशिकीय संरचना, सेकंड है शारीरिक संगठन, थर्ड है पोषण विधि और फोर्थ क्या है, पारिस्थितिक भूमिका। तो इस आधार पर आज हमने जो वर्गीकरण पंच जगत वर्गीकरण पद्धति थी उसका इस वीडियो में क्या किया है, अध्ययन किया है। नेक्स्ट हम इनका ये जो जगत हमने बनाए हैं 5, इनका सबका अलग अलग वीडियो में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबका आपका अलग अलग लेसन दे रखा है। मोनेरा का आपका अलग लेसन है, प्रोटिस्टा का अलग है, कवक का अलग है, पादप जंतु सबका आपको लेसन्स में डिवाइड कर रखे हैं हर जगत को। तो इनका हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।